हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज जो है वो हम क्लास 10 के लिए 120 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं और इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे, है ना। और आज जो है वो हम एक नए लेक्चर का भी प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हम 1 से लेके 10 तक की बात करेंगे। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 10 तक की बात करेंगे हम, राइट? टोटल हम 120 क्वेश्चन करवाएँगे। कितना क्वेश्चन? 120। इस 120 में आपका जो है वो 40 जो है वो आपका फिज़िक्स होगा, 40 जो है वो आपका केमिस्ट्री होगा और 40 क्वेश्चन जो है वो आपका बायोलॉजी होगा। ठीक है? इस 40 क्वेश्चन से फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि अगर देखा जाए कि तो यह एक गेस टाइप क्वेश्चन है, ठीक? और इसके लिए हम एक नए चैनल का भी शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है मार्गदर्शन स्टडी सेंटर, है ना? तो ये 10 क्लास का जितना भी आपका लेक्चर है वो सब उसी पे मिलेगा। किस पे? मार्गदर्शन स्टडी सेंटर। ये आपका नया चैनल है, इसको जम के सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि मेरा मनोबल जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। ठीक है? तो ये सीरीज जो है वो हम 12 दिन में समाप्त कर देंगे। प्रत्येक दिन जो है वो 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे और 12 दिन में ये सीरीज को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव का सीरीज। जब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तब हम लाएंगे लॉन्ग टाइप का सीरीज। ठीक है? तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका टोटल का टोटल 10 क्वेश्चन है, जो काफ़ी आसान है। आज जो हम लेक्चर बनाया है ना, वो बहुत ही आसान बनाया है। वो सब मैक्सिमम बच्चा जानता भी होगा, अगर नहीं भी जानता है तो इसके माध्यम से जान लेगा। ठीक, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है? सबसे पहले अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो उसके लिए एक सतह होना चाहिए, है ना? और ये सतह जो है वो आपका चमकीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चमकीला। और उस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, है ना? ये परावर्तक सतह जो है वो 2 वैरायटी का होता है। कितना वैरायटी का होता है? 2 वैरायटी का होता है। एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। गोलीय का मतलब होता है कि जो गोला का भाग होता है ना, उसी को हम बोलते हैं गोलीय। तो बताइए कि अगर आपका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, तब हम उस दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोला हो या गोला का भाग हो, है ना, उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सूर्य देवता है। कौन देवता है भाई? सूर्य। यहाँ से प्रकाश आती है। क्या आती है? प्रकाश आती है और इस सतह पे पड़ती है। जिस सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ना बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बेसिक से समझाएंगे हम यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम सीरीज लेकर आए हैं तो बस केवल आंसर बता देंगे और हो गया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझा के आंसर बताएंगे, है ना, ताकि जो पढ़ने में पुअर से पुअर बच्चा भी है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो किरणें आती है, जो किरण आती है उसका नाम दिया गया है या बोला गया है आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पे ये पड़ा उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और यहाँ से टकराने के बाद जो है ये प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है ना, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार से। इस वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और एक क्वेश्चन से ना हम 2-3 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है? ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए।
तो बताओ कि ये आने वाली किरण को क्या बोले, जहाँ से किरणें आती है ना उसको बोलते हैं सोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत, है ना। तो बताओ कि जहाँ से किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स, और जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जहाँ पे पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसी बिंदु पे खींचा जाता है एक काल्पनिक अभिलंब। क्या खींचा जाता है, काल्पनिक अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे भाई इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज बताइए आप, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण है। क्या इसके बीच कोई एंगल बन रहा है क्या, उस एंगल को हम इसी के नाम पे बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से। क्या ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये दोनों जो कोण होता है ना वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक। और यहाँ पे जो है वो कोई ऑब्जर्वर का आंख है। ठीक। तो अगर कोई परिभाषा पूछे प्रकाश का परावर्तन का पहले, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या बोलिएगा कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो इसका जो नियम होता है वो आपका दो होता है। कितना नियम होता है इसका, दो नियम होता है। अब बोलिए भैया पहला नियम क्या लिखेंगे, तो पहला नियम बड़ा आसान है, वो ये लिखना है कि आपतित किरण, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पे ये कौन चीज डाला गया है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, देखिए ना, ये तल हो गया, ये भी अगर ये तल हम इसको मानते हैं तो ये भी इसी तल में है, ये भी इसी तल में है, और ये भी इसी तल में है। यानी कि तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एग्जाम में जो है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ से हम लिखेंगे आंसर, जहाँ से आंसर लिखेंगे आपको वहीं से एग्जाम में लिखना है। ठीक। यहाँ से क्या लिखेंगे, आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक। लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक। यहाँ पे लिखना आपको पहला नियम, पहला ये लिखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब, आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है ना, तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण यानी कि आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण यानी कि आर के
बराबर होता है। और नीचे में लिख देना है कोण आई इक्वल टू कोण आर। इतना लिखने के बाद आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्या करिएगा कि इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, ताकि एग्जाम में उस नोट्स को बस एक बार देखें तो अच्छे से याद हो जाए और कम समय में याद हो जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि गोलीय दर्पण क्या है। बड़ा सुंदर सवाल है कि गोलीय दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो हम बोलेंगे भाई कि अगर दर्पण है तो परावर्तक सतह तो होगा ही होगा, क्योंकि दर्पण का काम ही होता है प्रकाश का परावर्तन करवाना। और आपको ये भी बताया गया होगा कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसको माना गया है, तो आंसर होता है दर्पण को। किसको माना गया है? दर्पण को। तो दर्पण जो है वो आपका डिपेंड करता है परावर्तक सतह पर, है ना। अगर परावर्तक सतह किसी गोला का भाग हो, किसी गोला का क्या हो? भाग हो, किसी गोला का भाग हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। यानी गोला का भाग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ऐसा हो और इससे हम एक गोला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका हो गया गोला का भाग। क्या हो गया? गोला का भाग हो गया। या अब एक तरफ जो है वो ये भी बताते हैं कि परावर्तक सतह जो दर्पण का होता है वो एक तरफ जो है वो आपका कलर किया हुआ रहता है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर्ड, या हिंदी में बोलते हैं क्लई, है ना। उसी प्रकार से इसको हम अंदर से कर सकते हैं या बाहर से कर सकते हैं। तो अगर हम अंदर से करें तो कुछ इस प्रकार हुआ। अब बताओ कि इसका परावर्तक सतह, अगर हम इसका चमकीला अंदर वाला तो पेंट हो गया, अब चमकीला वाला किधर है? इधर है ना। तो बताओ कि जो चमकीला वाला भाग अगर हम इसको यहाँ से अगर हम देखते हैं इधर से, तो बताओ कि ये चमकीला वाला भाग उभरा हुआ लग रहा है कि धंसा हुआ लग रहा है? अगर ये उभरा हुआ लग रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण, राइट। अगर यही जो है वो इस प्रकार से होता, इस प्रकार से होता, इधर से रंगा हुआ है, तो चमकीला भाग जो है वो अंदर की तरफ होगा और हम इधर से नहीं देखते हैं। अब हम इधर से देख रहे हैं, देखिए इधर से देख रहे हैं। अब बताइए कि जब हम उधर से देखेंगे तो ये कैसा लगेगा? धंसा हुआ लग रहा है कि उभरा हुआ लग रहा है? तो बोलिएगा भैया धंसा हुआ लग रहा है ना। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका ना तो उभरा हुआ लगे ना ही धंसा हुआ लगे, बिल्कुल प्लेन लगे, उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो दर्पण की पहचान उसके परावर्तक सतह से होता है कि परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण, अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, अगर परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है तो समतल दर्पण। तो बताइए कि यहाँ पे जो परिभाषा बोला गया है वो किसका परिभाषा बोला गया है? गोलीय दर्पण का। तो लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एग्जाम में जो है वो ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग आंसर यहाँ से लिखिएगा, ये केवल हम समझाने के लिए बताते हैं। आंसर गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो। किसी गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। से गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन बताइए। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। इसका वैसे एक और नाम अगर लिखना चाहते हैं तो एक और नाम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी। ये ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा कि उत्तल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा अभिसारी। और उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। ये अभिसारी और अपसारी का मतलब होता है कि अगर किरणें परावर्तन के दौरान अगर फैल जाए तो उसको बोलते हैं अपसारी, और अगर ये किरणें एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं अभिसारी। ठीक है। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, वो आपका ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, है ना। आज जो भी क्वेश्चन है वो आपका इजी क्वेश्चन हम लिए हैं, कल से थोड़ा और इससे बेटर वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा वाला क्वेश्चन होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसका भी कितना नियम होता है, तो हम बोलेंगे दो नियम होता है। ठीक है। अब ये प्रकाश का अपवर्तन जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश की एक घटना है। अब ये कैसी घटना है, तो इसके लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। कितना माध्यम की आवश्यकता होती है, दो माध्यम की आवश्यकता होती है। और दोनों माध्यम को जो अलग करता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ऊपर होता है अलग माध्यम और नीचे होता है अलग माध्यम, इसको हम बोलते हैं माध्यम 1 और इसको हम बोलते हैं माध्यम 2। तो अपवर्तन के लिए हमें कितना माध्यम की आवश्यकता होती है, दो माध्यम की। अपरावर्तन के लिए कितना माध्यम का, तो केवल एक माध्यम का। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को, मान लीजिए कि ये आपका प्रकाश की किरण है ना। प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं, और ये आपका हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे हम क्या डालते हैं, अभिलंब। ये जो आपका डॉट लाइन दिख रहा है वो क्या है, तो हम बोलेंगे भाई मेरे अभिलंब है। अब यहाँ पे ये होता है कि प्रकाश को जाना चाहिए था कैसे, बिल्कुल सामने, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। लेकिन इस प्रकार से ये जा नहीं पाता है, ये अपना रास्ता जो है वो बदल देता है। या तो ये ऐसे चला जाएगा इस प्रकार से, या जो है वो इस प्रकार से चला जाएगा, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा, वो अपने पथ पे चलेगा नहीं। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बताओ कि अगर प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कैसे लिखना है कि जब प्रकाश को, किसको, ये क्या है, तो हम बोलेंगे जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। अब बताओ यहाँ पे ये वाला जो किरण है, जो किरणें आ रही है, इस वाले किरण को हम बोलते हैं, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित, सॉरी आपतित। क्या इसको बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित जो प्रकाश स्रोत से किरणें आती है उस किरण को क्या बोलते हैं,
आपतित किरण। और जो किरणें मुड़ जाती है, ये वाला लो चाहे ये वाला लो, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक। अब बताओ, यहाँ पे अगर हम कोण की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कोण का। तो कोण जब भी बनता है तो किरण और अभिलंब के बीच, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये किसके किसके बीच बन रहा है? हम बोलेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसलिए इसका नाम रखाया आपतन कोण, यानी कि आई। ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको लें, ये भी अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है, किसी का भी ले लो। मान लो इसका लेते हैं, तो अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। तो मेन अपवर्तन में होता क्या है कि प्रकाश का जो किरण है ना, वो अपने पथ पे नहीं चल पाता है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। या तो वो अभिलंब की ओर हो जाएगा, या तो वो अभिलंब से दूर चला जाएगा, है ना। दोनों घटना जो है वो आपका प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाएगा। बशर्ते इसका दो कंडीशन है, उतना डिटेल से तो हम नहीं बताएंगे, हम केवल क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक। तो बताओ, अगर यहाँ पे नियम की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला नियम क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एक नियम ये हुआ। दूसरा नियम ये हुआ कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, है ना, प्रकाश का टोटल कितना रंग होता है? 7। उसमें किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और वो नियतांक कोई और नहीं, वो आपका अपवर्तनांक होता है, यानी कि नीटा होता है, यानी कि म्यू होता है। ठीक। तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं यहाँ पे कि अपवर्तन का कितना नियम? 2 नियम, और वो दोनों नियम इस प्रकार से हैं। आंसर: प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम निम्नलिखित है। दो नियम निम्नलिखित है। पहला, पहला क्या क्या लिखना है? आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। यह आपका हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, है ना, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, है ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट जो है वो प्रकाश के रंग को बताएगा कि लाल है कि हरा है कि पीला है कि क्या है, होता है। ठीक। अब बताओ कि किसकी किसकी जया। आपतन कोण की जया का मतलब हो गया साइन आई, क्योंकि साइन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, जया। साइन आर, अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और ये नियतांक कोई और नहीं, ये नियतांक आपका क्या होता है, अपवर्तनांक, है ना। तो अभी फिलहाल उसका चर्चा नहीं करेंगे, खाली यही लिख देते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं एक और नियम जिसको हम बोलते हैं अस्नेल का नियम। किसका नियम, अस्नेल का नियम। तो अपवर्तन के पहले नियम नहीं, अपवर्तन के दूसरे नियम को एक और नियम के नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अस्नेल का नियम। ठीक। तो अगर अस्नेल का नियम आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लिख देना है, यही आपका कौन सा नियम कहलाएगा, अस्नेल का। ठीक है। तो जिन भी बच्चे को आपका नोट्स चाहिए इसका, तो मेरे जो नंबर है उस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उस पे हम सेंड कर देंगे। यहाँ पे कोई आपसे फी वगैरह नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक। चलो, अगला जो सवाल है वो क्या है कि उत्तल लेंस कौन सा लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। एग्जाम में अगर आवे तो 3 से 4 अंतर लिख देना है, वो भी डिवाइड करके, है ना। तो उत्तल लेंस जो है वो देखने में कैसा होता है, कोई भी लेंस दो सतहों से घिरा होता है, और दोनों सतह जो है वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से दिखे और उधर से ना दिखे, दोनों सतह जो है वो क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो कोई भी लेंस जो है वो कितने सतह से घिरा होता है, 2 सतह से। ये जो है वो आपका उत्तल लेंस हुआ, और ये जो है वो आपका अवतल लेंस हुआ। बताओ कि इसके बीच में जो है वो मोटा लग रहा है, और किनारा जो इसके बीच में जो है वो क्या लग रहा है, मोटा, और इसका किनारा जो है वो क्या लग रहा है, पतला। यहाँ पे बीच में है पतला और किनारा क्या है, मोटा। तो उत्तल लेंस का अगर कोई परिभाषा पूछे तो बड़ा सिंपल में बोलना है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा किनारा पतला हो उसे उत्तल लेंस कहेंगे, और वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारा मोटा हो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका जो फोकस दूरी होता है, कौन सा दूरी, फोकस दूरी। प्रत्येक लेंस का अपना फोकस दूरी होता है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है ना वो आपका होता है धनात्मक, और इसका जो फोकस दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है। तो यहाँ पे दो बात तो हम लोग सीख लिए कि इसके बीच का भाग मोटा किनारा पतला होता है, और इसका फोकस दूरी जो है वो आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, और इसका जो फोकस दूरी है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब सवाल ये रहा कि भाई इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका सदैव वास्तविक बनता है, सॉरी, आभासी। एक मिनट, इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है, आभासी। और आभासी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं काल्पनिक। और ये जो प्रतिबिंब है वो आपका हमेशा होता है सीधा, है ना। ऐसा बनता है, सीधा बनता है। अगर हम इसका बात करें, इसके प्रतिबिंब की बात करें, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी भी बनता है, कुछ कंडीशन में आभासी भी बनता है, और आपका वास्तविक भी बनता है। यहाँ पे दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी। और ये जो है वो उल्टा और सीधा दोनों बनाएगा, उल्टा भी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा भी बनाएगा।
उल्टा कौन बनाएगा? वास्तविक। और सीधा कौन बनाएगा? आभासी। इसका एक ट्रिक भी है कि बाऊ गए काशी, है ना? देखिए, बाऊ गए काशी, ठीक है। जहाँ पे व का मतलब होता है वास्तविक, उ का मतलब होता है उल्टा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। क से होता है काल्पनिक और सी से होता है सीधा। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो अगर अंतर की बात करें ना, तो हम यहीं से 3-4 अंतर लिख लेंगे। ठीक, पहला अंतर क्या होगा कि उत्तर, अगर हम इधर लिखते हैं उत्तल लेंस और इधर लिखते हैं अवतल लेंस, तो इसका पहला पॉइंट होगा कि इसके बीच का भाग मोटा और किनारा पतला होता है। इधर में लिखेंगे कि इसका बीच का भाग पतला और किनारा मोटा होता है। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं, और अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक होता है। इससे बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों होता है, और इससे बना प्रतिबिंब जो है वो केवल सीधा होता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये आपका कितना अंतर हो गया? 4 अंतर हो गया। सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर दिए 2 भाग में, है ना? इधर लिखना है उत्तल दर्पण, और इधर लिखना है अवतल दर्पण। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, इसके बीच का भाग, इसके बीच का भाग मोटा तथा किनारा पतला होता है। इसमें क्या लिखना है आपको? इसका बीच का भाग पतला तथा किनारा क्या होता है। एक अंतर हो गया। यहाँ पे दूसरा आंसर देना है, इससे बना प्रतिबिंब, इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक दोनों होता है। इससे बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। इससे बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कितना पॉइंट हो गया? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट और लिखना है। तीसरा पॉइंट जो है वो आपका ये होगा, इससे बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों होता है। उल्टा और सीधा दोनों होता है। इससे बना प्रतिबिंब केवल सीधा होता है। इससे बना प्रतिबिंब केवल सीधा होता है।
एक पॉइंट और लिखना है चौथा कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है ना। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी जो है वो लिख लीजिएगा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आपका 3 प्रश्न जो है वो हो गया कंप्लीट। चौथा ये हो गया 5वां, चार चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। ये है आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब होता है आंखों में दोष। आंख में दोष या नेत्र में दोष। तो इसका भाई कई कारण है। या हो सकता है कि आपका जो नेत्र लेंस की जो सिलियरी मांसपेशियां जो है उसका जो सक्रियता है वो घट गया हो। इसका सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां की सक्रियता, ये भी आपको बताएंगे कि सिलियरी मांसपेशियां होता क्या है ना। की सक्रियता घट जाने से या अन्य कारणों से। सिलियरी मांसपेशियां का मतलब ये होता है कि जैसे कोई लेंस है, जो आपके आँख में जो लेंस है उसको दोनों तरफ से पकड़े हुए रहता है, एक मांस जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। और वही वही मांसपेशियां जो है वो लेंस को दबाने का भी काम करता है और लेंस को खींचने का भी काम करता है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां उस लेंस को खींच देता है, और जब हम नज़दीक देखते हैं तो उसको क्या कर देता है, दबा देता है। ये काम जो है वो किसका है, तो हम बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियां का। और अगर सिलियरी मांसपेशियां अगर अपने समय पे काम नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसका जो सक्रियता है वो घट गया है। वो जितना जल्दी इसको काम करना चाहिए उतना जल्दी ये काम नहीं कर रहा है, अर्थात इससे हमारे आँख में जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। और ये दोष जो है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन होता है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता, है ना? ये सब के बारे में हम डिटेल से लॉन्ग टाइप में करवाएँगे, ठीक? तो अगर हम इसका परिभाषा लिखें तो इसका परिभाषा हम यहीं पे लिख देते हैं किनारे में। देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, है ना? दृष्टि दोष, यानी कि आँखों में होने वाला दोष। मानव नेत्र के मानव नेत्र के मानव नेत्र के एक मिनट, यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है कि मानव नेत्र में सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां की सक्रियता, मांसपेशियां की सक्रियता घट जाने या अन्य कारणों से वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं।
परिभाषा कितना सुंदर बन गया कि मानव नेत्र में सिलेरी मांसपेशियां की सक्रियता घट जाने या अन्य कारणों से वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, तो हम बोलेंगे भाई 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम तो जानते ही होंगे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। जो आपका दूसरा है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो है वो आपका है जरा दृष्टि दोष, है ना। और जो आपका चौथा है वो है आपका अबिंदुकता। इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कब, जब लॉन्ग टाइप करवाएंगे तब। कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और बाकी है बस। अगला सवाल क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या बताना है, अंतर। यानी कि एसी और डीसी में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा कि 2 भाग में पहले डिवाइड कर लीजिए इस प्रकार से। इधर लिखिएगा कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसी। ये वाला जो है वो आपका कौन सा धारा है, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा इस प्रकार से लिखाता है ना। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट और सूचित करते हैं डीसी के द्वारा। इस प्रकार से कर लीजिएगा। दोनों के बारे में जो है वो 3 से 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात यह है कि एसी का जो स्टाइल होता है कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से आपको बताए होंगे हम, है ना। ये जो है वो आपका आई है और ये जो आपका टी है। यानी कि समय के साथ इसके मान में जो है वो हमेशा परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ दिशा भी बदल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में मान और दिशा दोनों परिवर्तित होता है। कौन सा धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में मान और दिशा दोनों चेंज होते हैं, परंतु डायरेक्ट करंट में जो है वो दिशा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, न ही उसका परिमाण में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इसमें विद्युत धारा का, क्योंकि ये विद्युत धारा का ही प्रकार है ना, विद्युत धारा का मान और दिशा, मान और दिशा समय के साथ बदलता है। और यहाँ पे लिखिएगा कि इसमें विद्युतधारा का मान समय, विद्युतधारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। ये पूरा सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे केवल लिख देते हैं नहीं। दूसरा, दूसरा ये लिखना है कि इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। किसका, एसी का। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है, अच्छे से याद रखिएगा कि इसकी आवृत्ति कितना हर्ट्ज होता है, 50। और डीसी का जो आवृत्ति है वो होता है 0। इसकी आवृत्ति 0 होती है, अर्थात 0 हर्ट्ज होता है।
डीसी करंट कहाँ से मिलता है? बैटरी से या सेल से। और एसी करंट कहाँ से मिलता है? तो हम बोलेंगे पावर स्टेशन से, जो हमारे गली वगैरह में आता है ना। तीसरा पॉइंट, एसी में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देना है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल लिख देना है नहीं। आप लोग जो है वो ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट लिखना है, इसका उपयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं। इसका उपयोग लंबी दूरी में किया जाता है। लंबी दूरी में किया जाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी में नहीं किया जाता है। ये चार अंतर जो है वो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और यहीं पे याद भी हो गया होगा, है ना। पढ़ो इस तरीके से कि आपका जो है वो देखते देखते याद हो जाए, बाद में इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक, अगला सवाल कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। सब क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है। ये कुछ नहीं है भाई, ये भी जो है वो आपका प्रकाश की एक घटना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन एक घटना था, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी एक प्रकार का क्या है, घटना है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रंग को अलग करना। ये रंग का अलग करने का मतलब क्या हुआ भैया? हम बोलेंगे जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश, इसमें 7 रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, और सातों को क्या कर देना है, अलग कर देना है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 7 रंग होता है, और ये सातों रंग को क्या कर देना है, अलग कर देना है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और अलग करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है प्रिज्म। क्या नाम है? प्रिज्म। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ आपका कि भाई ये वाला जो है वो एक प्रिज्म है। प्रिज्म का आकार जो है वो त्रिभुजाकार होता है ना। और यहाँ से जो है वो हम सूर्य के प्रकाश को भेजें, तो ये कितना रंगों में विभक्त कर देता है? तो हम बोलेंगे भैया 7 रंगों में विभक्त कर देता है। एक जो सबसे ऊपर होता है वो रेड होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो आपका बैगनी होता है। और इसी बीच में आपका सातों रंग होता है। जैसे ये हो गया, देखिए सातों रंग देने की कोशिश करते हैं। हाँ, कलर तो हमको ये आपका 7 रंग हो गया। और ये 7 रंग की जो पट्टी है,
जहाँ पे 7 रंग आपको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं वर्णपट। इसको क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं, या बोलते हैं इंग्लिश में स्पेक्ट्रम। और ये भी आपको पता होगा कि ऊपर में कौन सा रंग होता है? लाल। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है वायलेट यानी कि बैगनी। और ये कौन सा रंग होता है? तो श्वेत प्रकाश। और ये क्या है? तो बोलिए कि भाई ये वाला जो है वो क्या है? प्रिज्म है। अब अगर हम परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये सातों रंग जिस पर्दे पर प्राप्त होता है उस पर्दा को, उस स्क्रीन को हम स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो एक ही सवाल में हमने कितना सवाल बना दिया? 2 सवाल। और हो सकता है कि ये वर्ण विक्षेपण ना पूछ के आपका पूछ दे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो बड़ा आसानी से लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखना है भाई? देखो यहां से लिखते हैं आंसर। जब श्वेत प्रकाश को क्या लिखना है? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में? 7 रंगों में, रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस आपको यहीं तक लिखना है। अगर इसी में पूछ दे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंग प्राप्त होता है, और यह सातों रंग जिस पर्दे पे प्राप्त होता है उस पर्दा को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर लिखने का है तो कहीं आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, चलो अगला सवाल क्या है आपका? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक तार लेते हैं। ये आपका है तार। इसको तार ना बोल के इसको हम बोलते हैं चालक तार। चालक तार। इस चालक तार में जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है इस प्रकार से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी चल नहीं रहा है। इसको चलाने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं या बैटरी का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इस बैटरी के पास होता है वोल्टेज। अब वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के चलाना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगता है? चलने लगता है। और ये चलता किधर है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर ये बैटरी है तो बड़ा वाला लाइन प्लस होता है और छोटा वाला लाइन माइनस होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा प्लस से माइनस, यानी प्लस से निकलेगा और माइनस की ओर आएगा। यहाँ से निकलता कौन सी है? विद्युत धारा यानी कि आई। यहाँ पे क्या जाएगा भाई? आई। और पुनः यहाँ से जाते हुए यहाँ से यहाँ पे कौन सी आएगा? आई। और ये वापस बैटरी के पास कितना पहुँचेगा? आई। ठीक है, तो कोई भी परिपथ में जितना करंट निकला है उतना करंट वापस लौट के आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि मेरे परिपथ में, मेरे सर्किट में कोई फॉल्ट है। तो क्या यहाँ पे करंट कितना निकला था? आई। और यहाँ पे वापस पहुँचा कितना? आई। यानी मेरा सर्किट जो है बिल्कुल अच्छा है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन जाता किधर है भाई?
तो हम बोलेंगे भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत धारा के उल्टा दिशा में जाता है। अगर विद्युत धारा इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आएगा, तो इसका विपरीत दिशा में जाता है, यानी कि ये दिशा में। ये किसका दिशा हुआ, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का दिशा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ भी नहीं है, ये आपका एक आवेश है, ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। और यही आवेश अगर चलता है ना तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। इसीलिए इसका परिभाषा बनाया गया है कि किसी चालक तार में, क्या बोला गया है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखना है भाई, अगर एग्जाम में आएगा तो इसका परिभाषा बड़ा सिंपल है। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन ना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को जो है वो हम आई के द्वारा सूचित करते हैं। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और आई का जो फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा होता है भाई मेरे, आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय, आवेश का मतलब आवेश हुआ, आवेश को सूचित कैसे करते हैं, क्यू से, और समय को सूचित कैसे करते हैं, टी से, यानी आई बराबर हो गया क्यू बाई टी, है ना। और इसका एस आई मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और इसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आमीटर, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो सबसे पहले आमीटर एक यंत्र है, क्या है ये, यंत्र है। और ये यंत्र जो है वो आप लोग देखा भी होगा, ये जो टीवी वगैरह बनाते हैं ना उसके पास होता है, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से होता है ये, यहाँ पे एक नीडल रहता है और इस प्रकार से ये नीडल, और यहाँ पे जो है वो आपको ए लिखा हुआ रहेगा। तो समझ जाइएगा कि ये आमीटर है, और अगर वी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो वोल्ट मीटर है। आमीटर से क्या करते हैं, हम बोलेंगे भाई आमीटर, इस यंत्र के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, यानी कि करंट को मापते हैं। किसके द्वारा, आमीटर के द्वारा। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर ये भी क्या है, तो हम बोलेंगे भैया ये भी एक यंत्र है, और इस यंत्र के द्वारा हम किसको मापते हैं, तो हम बोलेंगे भाई विभवांतर को मापते हैं, यानी कि वोल्टेज को मापते हैं। किसको, वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर। इंग्लिश से अब यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। ठीक है, एक चीज और बताते हैं, इसको हम सूचित कैसे करते हैं, तो ए लिखा है, इसको आप गोल कर दीजिए, और एक सिरा ये, एक सिरा ये, इसके द्वारा हम आमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है ना वो निम्न होता है, इसका प्रतिरोध निम्न होता है। अगर इसी में एक वर्ड लगा दे आदर्श,
आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो हम बोलेंगे शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना, शून्य। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना, तो हम बोलेंगे अनंत, है ना। इसको सूचित कैसे करते हैं, हम बोलेंगे कैपिटल भी लिख के इस प्रकार से कर दीजिए। ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, है ना। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और बताते हैं कि ये जो है आमीटर जो है वो परिपथ में, इसमें सर्किट, परिपथ को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इस यंत्र को समांतर क्रम में लगाया जाता है, में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जिसमें करंट का मान समान रहे, अब वोल्टेज का मान बदलता रहे, यानी कि असमान रहे, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि करंट का मान असमान होता है और वोल्टेज का मान समान होता है, उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक, तो चार अंतर जो है वो आपको यहीं पे दिख रहा है, किसके किसके बीच, आमीटर और वोल्ट मीटर के बीच। सबसे पहला अंतर तो ये हुआ कि आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। आमीटर को ए के द्वारा सूचित करते हैं और वोल्ट मीटर को भी के द्वारा सूचित करते हैं। आमीटर का प्रतिरोध जो है वो निम्न होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। आमीटर जो है वो आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर जो है वो आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो चार चार अंतर जो है वो बड़ा आसानी से हम लोग लिख लेंगे और इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए दो भागों में, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी हल्का फुल्का विकलांग हो ही गया है, चलेगा इतना। तो इधर लिखना है आपका आमीटर, इधर लिखना है वोल्ट मीटर। ठीक है, जरा बताइए कि इसका पहला पॉइंट क्या लिखना है, इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके द्वारा किसको मापा जाता है, तो हम बोलेंगे विभवांतर को, है ना। इसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। दूसरा, इसका संकेत, इसका संकेत बस कुछ नहीं करना है, ए देके एक लाइन इधर ऐसा कर देना है, होता है। इसका संकेत इसमें भी लिख दीजिए और ऐसा कर दीजिए, है ना, ऐसा होता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है,
इसका प्रतिरोध निम्न होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च होता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पूरा सेंटेंस आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब ये जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मेरा आंसर होगा 3। कौन कौन? चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। कि चालक तार कौन सा पदार्थ का बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर ही लिख देते हैं आपको, कि किसी चालक की प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका बात है वो है आपका चालक तार की लंबाई। एल पर, है ना। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चालक तार है। ठीक, इसकी लंबाई जो है वो हम ले लेते हैं 1 मीटर, है ना। एक चालक तार जो है वो आपका ये है, और इसकी लंबाई जो है वो है 2 मीटर। तो बताइए कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जिसकी लंबाई ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध को सूचित करते हैं आर के द्वारा। तो इसका लंबाई ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। और इसका लंबाई कम है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। अर्थात जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। कि लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। तो यहाँ पे इस बात को आपको लिख देना है ना, कि चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध यानी कि आर। ठीक, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई यानी कि एल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इसको अगर हम मैथ के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर समानुपाती एल। ये हो गया पहला बात। ठीक, दूसरा बात की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम में डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये लिख के ये लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए दूसरा किस पे डिपेंड करता है भाई, हम बोलेंगे चालक के मोटाई या
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं ए के द्वारा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो तार लेते हैं, एक तार हम लेते हैं पतलू, जिसका मोटाई जो है वो हम ले लेते हैं ए, लंबाई ले लेते हैं एल। एक तार हम लेते हैं एल लंबाई का ही ले लेते हैं मोटा सा, लंबाई तो एल ही है परंतु इसका जो एरिया है वो आपका डबल हो गया, यानी कि 2a हो गया। अब बताओ कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा। हम बोलेंगे कि जिसका एरिया कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जिसका मोटाई ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा, प्रतिरोध कम, एरिया कम, प्रतिरोध ज़्यादा। तो बताइए कि ये जो एरिया है, जो आपका प्रतिरोध है, वो एरिया के समानुपाती हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती हुआ। हम बोलेंगे भैया व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है और दूसरा घट रहा है अब पहला बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बड़ा प्यार से लिखते हैं कि चालक का प्रतिरोध, यानी कि R, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम मैथमेटिकल टूल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए R, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह भी समानुपाती जैसा ही होता है, लेकिन किसका व्युत्क्रमानुपाती, ए का। तो ए का उल्टा होता क्या है, 1/a। बस यहाँ तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तीसरी बात जो है वो ये है आपका चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर। इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार, जैसे अल्युमिनियम का भी चालक तार होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। तो जितना भी चालक तार है वो अलग अलग पदार्थ से बना हुआ है, और सभी पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस बात को हम लिख देते हैं, चालक तार अलग अलग पदार्थों का बना होता है। बना होता है, और सभी पदार्थ के चालक की प्रकृति अलग अलग होता है। सबसे कम प्रतिरोध कौन सा चालक तार का होता है, तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा चांदी का तार। या पूछेगा कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा चालक तार होता है, फिर भी आपका आंसर होगा चांदी का तार, है ना। तो जो आपका चालक तार है वो विभिन्न पदार्थों का बना होता है, और प्रत्येक पदार्थ की जो चालकता है, प्रतिरोधकता है, वो अलग अलग होता है। तो आपको आंसर में बस यहीं तक क्या कर देना है, लिख देना है कि चालक तार अलग अलग पदार्थ का बना होता है, सभी पदार्थ के चालक की प्रकृति अलग अलग होती है।
है ना? सभी में विरोध करने की, प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है, वो अलग-अलग होता है। ठीक, आज का जो सेशन हुआ वो हुआ समाप्त। आप लोग जो है वो जम के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अगला लेक्चर जो है वो काफ़ी एनर्जी के साथ ला सकें। और अगला जो जो आपका सेशन होगा उसमें और इससे भी सुंदर-सुंदर क्वेश्चन होगा, अच्छा वाला क्वेश्चन होगा जो पढ़ के बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है? तो आज का जो है वो लेक्चर हमने समाप्त किए। आप लोग एक अच्छे से नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? और हम मिलते हैं कल। ओके? थैंक यू।